ग्रीटिंग्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कपिल शर्मा और आप सब हैं जॉब प्रॉमिस चैनल पर। काफी समय के बाद में मैं एक जो वीडियो है इसको लेके आया हूं आपके लिए, क्योंकि CHT एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल पास आ चुका है और अभी हम बातें करते हैं कुछ ऐसी चीजें जिनसे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो। आज हम बात करेंगे ऐसे राइटिंग के बारे में। ऐसे राइटिंग के कुछ कंसेप्ट या कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपनी ऐसे राइटिंग में, स्पेशली जब आप SSC CHT पेपर 2 एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है स्पीड। स्पीड का मतलब है कि जैसे आपको पता है कि 30 मिनट्स का जो समय अलोकेट होता है और उसमें आपको 500 शब्दों में एक निबंध या ऐसे लिखना होता है। तो आपको स्पीड मेंटेन करनी है, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट, यदि हम पूरे पेपर की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, और जब हम एक ऐसे राइटिंग की बात कर रहे हैं तो हम स्पीड की और वर्ड्स के साथ में जो कंपैरिजन है उसकी बात करते हैं। अर्थात कि जो 30 मिनट का समय है उसके अंदर हम 500 शब्दों में अपना निबंध लिख पाए। निबंध है या ऐसे है। सो सबसे पहली बात स्पीड की है, क्योंकि यदि हम स्पीड में फोल्टर कर जाते हैं, यदि इसमें गड़बड़ हो जाती है तो आपका जो पूरा टाइम मैनेजमेंट है पूरे पेपर का वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी भी जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, आप इस बात को ध्यान रखें कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख के देखें या ज्यादा से ज्यादा निबंध लिख कर देखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने कंटेंट रेडी किया है, आपके पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं, लेकिन आप उसको लिखने की बराबर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो टाइम है वो सही से मैनेज नहीं हो पाता है। और यदि सही से टाइम मैनेज नहीं हुआ तो एग्जाम में जो एग्जाम फोबिया होता है या जो एग्जाम का प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, उसके अंदर जो और भी जो टाइम है वो आपको लगता है कि और भी जल्दी जा रहा है, तो आप अपनी परफॉर्मेंस सही से नहीं दे पाते। लेकिन यदि आप उसको लिखने का अभ्यास करेंगे और स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे अपने समय और शब्दों के साथ में, तो निश्चित रूप से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। दूसरी बात, इसके अंदर दूसरी बात होती है इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है, जब भी आप कोई निबंध लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, मैं इंटरचेंजेबली इनको यूज कर रहा हूं, ऐसे निबंध, तो जहां भी आप लिख रहे हैं उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, और वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो करंट हो। यदि करंट टॉपिक है और आपने करंट इन्फॉर्मेशन डाली है तो वो बहुत ही प्रभावी बन जाता है। इसके साथ ही उसमें डेटा का भी बहुत योगदान होता है। जो ऐसे निबंध है जिसके अंदर आपको जो करंट डेटा है उसको यूज करना है। कई बार क्या होता है कि हम किसी किताब से या किसी पुरानी मैगजीन से या किसी वेबसाइट से या किसी भी इंटरनेट सोर्स से हमने कोई अपना ऐसे अपना कंटेंट रेडी किया है, लेकिन उसके अंदर जो डिटेल्स थी वो पुरानी थी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक बार उसको चेक कर लें कि जो वो फैक्ट हम डाल रहे हैं वो करंट है, उसके बाद के वो चेंज तो नहीं हो गए हैं। तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो करंट रखनी है। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ के जाने हैं ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करंट रहे। इसके अलावा जो डाटा है वो आपका अपडेटेड रहे, और जो भी आप उसके अंदर जो भी बात लिख रहे हैं, जैसे कि आप G20 के बारे में बात करें तो आप G20 की वो वाली बात करें कि G20 2025 के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि आप अभी भी 2023 और 24 की डिटेल्स उसके अंदर डालें और उसके बाद से बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। या आप जलवायु परिवर्तन का जो निबंध लिख रहे हैं उसके अंदर आपने COP की बात की, तो COP की अभी जो लेटेस्ट जो बैठक हुई है या जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो COP 30 हुई है। तो यदि आप 28 या 29 की डिटेल्स डालेंगे तब से चीजें काफी बदल चुकी हैं। तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन और करंट जो डिटेल्स है उनको अपडेट करना होगा। तो ये आपकी जो दूसरी बात थी। पहली बात थी स्पीड, दूसरी बात थी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो, और तीसरी बात है प्रेजेंटेशन। जब आप अपना निबंध प्रेजेंट कर रहे हैं तो निबंध की जो प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि वो एक उस तरह से वो प्रेजेंट किया जाए कि उसके अंदर ज्यादा कटिंग्स ना हो। यदि आप कटिंग्स कर भी रहे हैं तो सिंगल लाइन कटिंग हो, यानी कि बिल्कुल उसको आपको बार बार कट करके बहुत गंदा नहीं बना देना है अपनी शीट को। जो काम है बिल्कुल नीट होना चाहिए। तो ये कटिंग्स है उसका ध्यान रखें। इसके अलावा ओवर राइटिंग, आप कटिंग से ज्यादा ओवर राइटिंग करने का भी कई सारे बच्चों को आदत लग जाती है कि वो A का E बनाना या कहीं A का O बनाना, उस तरह से ओवर राइटिंग में, तो वो एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है जो भी चेकर होता है उसके मन में। इसके अलावा जो इसी से रिलेटेड जो पॉइंट है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, वो होता है अलाइनमेंट का। काफी बच्चों की शीट देखने में पता चलता है कि वो जो अलाइनमेंट है उसको सही नहीं रखते हैं। कोई लाइन कहीं पे खत्म हो रही है, कोई लाइन कहीं पे खत्म हो रही है।
तो आप अपना जो राइट अलाइनमेंट है उसको विशेष रूप से उसका ध्यान रखें कि जो आपकी शीट है उसके ऊपर राइट अलाइनमेंट सही हो, ताकि जो आपकी कॉपी है, आपका जो काम है वो देखने में सुंदर लगे और जो चेकर है उसके मन में एक साइकोलॉजिकल वो आपको बेनिफिट दे उस बात का कि आपने एक अच्छे से काम किया है, और अलाइनमेंट के साथ में प्रॉपर गैपिंग रखे हुए शब्दों के बीच में, और उसका ध्यान रखते हुए आपने आगे बढ़े हैं। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें, मुझे ये पॉइंट याद आ गया है कि जब आप हिंदी का निबंध लिख रहे हैं तो मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। मात्राएं सही शब्द पे, सही शब्दों में सही अक्षरों के ऊपर लगनी चाहिए। जहां पे वो होती है, कई बार क्या होती है कि आप जल्दी के चक्कर में उसको आगे पीछे कर देते हैं, या उसको जो थोड़ा सा छोटा या बड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो दिखाई नहीं देती है, वो बहुत बड़ी हो जाती है शब्दों की तुलना में। तो मात्राओं का आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो अभी तक जो हमने पॉइंट कवर किए हैं ऐसे राइटिंग के बारे में, उसके अंदर सबसे पहले हमने कवर किया है स्पीड, उसके बाद में कवर किया है इंफॉर्मेशन, उसके बाद हमने कवर किया है प्रेजेंटेशन। अभी इसके बाद में एक जो पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना होता है वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब आपके पास में इंफॉर्मेशन भी है, डाटा भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और आप उसकी बॉडी, किसी निबंध की या ऐसे की बॉडी के लिए जा रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो वहां पे उसकी स्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी हो जाती है। तो इसके लिए आप 2-3 टेक्निक्स हैं उसको यूज कर सकते हैं। एक तो जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, यानी कि जो कॉन्फिडेंट है ऐसे राइटिंग में या अपनी स्किल के अंदर, तो उनके लिए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो उसकी स्ट्रक्चरिंग सही से कर लेंगे। अर्थात कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद में आप बॉडी की तरफ गए, जो भी ऐसे में पूछ रहा है, और बाद में आपने उसको सही से कंक्लूड किया। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम ऐसे की बॉडी होती है उसके जो पॉइंट्स हैं उनको अप डाउन कर देते हैं। तो जिन लोगों को ऐसे में दिक्कत आती है स्ट्रक्चर करने में, तो वो रफ पेज की जो सहायता है उसको ले सकते हैं। रफ पेज की सहायता लेने का मतलब ये है कि जो आपके मन में जो पॉइंट्स आ रहे हैं स्टार्टिंग से, एक बार वहां पे आप पीछे जल्दी से उनको लिख दें कि आपको जो इंट्रोडक्शन है वो देना है, कंक्लूड करना है, उसके बाद में आपको उसके बारे में बताना है, कुछ पॉजिटिव बताना है किसी टॉपिक के बारे में, या उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज बतानी है, वे अहेड बताना है, और फिर कंक्लूड करना है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप लिख रहे होंगे जल्दबाजी में और प्रेशर में, स्ट्रेस में, और यदि आप कोई पॉइंट भूल भी जाते हैं तो आपको पीछे से देख के लिखने का एक मौका मिलेगा। यहीं पे एक बात ये भी है कि स्ट्रेस की वजह से यदि आप वहां पे शुरू में आपको कोई पॉइंट याद नहीं आया, और जब आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते आपको कुछ पॉइंट याद आ रहा है, उस पॉइंट को उठा के आप रफ शीट पे जाके आखिर में लिख सकते हैं, और जब उसकी जगह आए, जब उसका स्थान हो वहां पे, उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने चीजें ऐसे राइटिंग के बारे में कवर की हैं वो हो गई है स्पीड, उसके बाद में हो गई इंफॉर्मेशन, उसके बाद में हो गया है प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर। इन सब के अलावा जो एक चीज और हो जाती है, जो हमें ऐसे में थोड़ा सा उसको और भी इंप्रेसिव बनाती है, वो होती है यूज ऑफ कोटेशन। कि आप सही कोटेशन का सही जगह पे यूज कर रहे हैं, कहीं किसी भी ऐसी कोटेशन को आप यूज ना करें कि जिसका उस निबंध से या उस ऐसे से कोई ताल्लुक ना हो, या आप किसी ऐसे राइटर या किसी ऑथर या किसी स्टेट्समैन को रेफर ना करें जिनकी वो कोटेशन हो ही ना। यदि आप कविताओं की या किसी कविताओं की जो लाइन है, पंक्तियां हैं, या आपकी अपनी पंक्तियां उनको प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल उस टॉपिक से रिलेवेंट होनी चाहिए, उससे संबंधित होनी चाहिए। कोई भी इधर उधर की बात वहां पे यदि आप लिखेंगे तो वो इंप्रेशन अच्छे के बजाय और खराब हो जाएगा। इसके अलावा जो कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको डायग्राम बनाने के लिए या मानचित्र बनाने के लिए एक मन होता है। तो ये आप डायग्राम के लिए जा रहे हैं या कोई किसी कंट्री का आप भारत का ही कोई मानचित्र बना रहे हैं वहां पे, तो आप ये ध्यान रखें कि वो सही हो और आपका इंप्रेशन पॉजिटिव जाए। डायग्राम बनाने के समय यदि आप गोलाई में कुछ बना रहे हैं तो वो गोल जैसा दिखे, स्क्वायर में बना रहे हैं तो वो स्क्वायर जैसा दिखे, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके जो कंटेंट है उसके अंदर कोई समस्या ना आए और आप उसको सही से मैनेज कर पाए। तो इस तरह से हमारा जो ऐसे है वो सही से स्ट्रक्चर हो जाएगा। यदि आपके पास समय बचता है, या आपको आपके पास जिनके पास में समय ऑलरेडी बचा हुआ है, जिनकी स्पीड अच्छी है, वो एक काम और कर सकते हैं कि जब उनका निबंध पूरा हो जाता है, उनका ऐसे पूरा हो जाता है, तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो बात आप मुख्य रूप से बताना चाहते हैं, तो उसको आप अंडरलाइन कर दें। ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देता है। और खासतौर से आपने यदि कोई ऐसा टॉपिक, जब यदि आपकी आदत है पैराग्राफ में लिखने की,
यदि आप उसको पैराग्राफ में लिख रहे हैं और आपने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन नहीं किया है तो कई बार चेकर यदि जल्दी में होगा तो वो बिल्कुल लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड आपका ऐसे हो सकता है कि ना पढ़े। लेकिन यदि आपने अंडरलाइन किया होगा किसी चीज को तो अंडरलाइन वाली बात निश्चित रूप से उसके नजर के सामने आएगी और जो आपने उस पर थ्रस्ट डाला है तो ये भी पता रहेगा कि इस बच्चे को इस पॉइंट के बारे में पता है। ये विशेष रूप से डाटा के बारे में या किसी करंट इवेंट के बारे में बताने के लिए हम इस बात का जो प्रयोग है या इस जो टेक्निक है उसको अपना सकते हैं। यदि आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे और कुल मिला के यदि हम एक पूरे स्ट्रक्चर की बात करें ऐसे राइटिंग में तो वो एक प्रस्तावना हो जाएगी, एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद में जो टॉपिक है उसके बारे में आपको उसमें बताना है, बहुत ज्यादा बड़ा ना करें उसको। उसके बाद में यदि कुछ उसके से संबंधित उसका स्वरूप है या उसका महत्व है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको जरूर जाएं। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी यदि कहीं किसी बारे में तय करनी है, जलवायु परिवर्तन का है, पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं या कोई ऐसे है साइबर सिक्योरिटी है या जो हमारे एआई वाले हैं, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, तो वहां पे जिम्मेदारी भी तय करें कि वहां पे सरकार की क्या जिम्मेदारी है, एजेंसीज की क्या जिम्मेदारी है और हमारी एज ए यूजर, एज ए एंड यूजर हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो एज एन एंड यूजर हम क्या उस चीज को सही कर सकते हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इन सब बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सही से अपनी स्पीड को आने वाले समय में मेंटेन करेंगे और आप सही समय में सही शब्दों में एक अच्छे कंटेंट के साथ और पावरफुल कंटेंट के साथ में आप अपना निबंध लिख पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।